Hello students, so today we are doing unit 6 and the name of the unit is Industrial and Development Policy. सबसे पहले समझ लेते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 उसके क्या मेन फीचर्स थे. सो देयर आर 5 मेन फीचर्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग. Abolition of industrial licensing, second disinvestment, third free entry to foreign investment and technology, fourth liberalization, fifth globalization. First feature is abolition of industrial licensing. तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने अबॉलिश मतलब बैन कर दिया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स की थी, सोशल रीजंस की थी और जो प्रोडक्ट हजार्डस नेचर के थे उनको छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पर अबॉलिशन हो गया था. कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो था वो सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ के लिए था जो कि थी अल्कोहल, सिगरेट्स, हैज़ार्डस केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट एंड ड्रग एंड फार्माक्यूटिकल्स. तो ये ही इंडस्ट्रीज़ थी जिनके ऊपर जो था लाइसेंसिंग था, अदरवाइज लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था. सेकेंड फीचर इज़ डिसइन्वेस्टमेंट. इसका मतलब होता है कन्वर्ट करना पब्लिक कंपनीज़ को प्राइवेट कंपनीज़ में. 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कम कर दिए थे, रिड्यूस कर दिए थे रिजर्व्ड इंडस्ट्री 17 से 8 में. अभी की बात करें तो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिजर्व्ड हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसमें आ जाती हैं एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट. बाकी सारी जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वो पब्लिक के लिए रिजर्व्ड है. अब सिर्फ 3 ही ऐसी सेक्टर्स हैं जो पब्लिक के लिए रिजर्व्ड हैं. बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं दोज इंडस्ट्रीज़ आर ओपन फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. थर्ड फीचर इज़ फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी. जो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव या पर्पस हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 उसका था इनकरेज करना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी बढ़े और इसके लिए बहुत सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ और ड्यूटीज़ को हटाया गया था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है. इसके बाद है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो. दूसरे वर्ड्स में बोले तो ट्रेडर्स को ज़्यादा फ्रीडम देना, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स को ज़्यादा फ्रीडम देना कि वो बिज़नेस कर सके. जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रोक टोक है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे, उनको कम कर दिया गया. ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस को कम कर दिया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हों बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया गया. ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारे तरीके के चेंजेस आए जिससे कि कस्टम फॉर्मेलिटीज़ में बहुत चेंजेस देखे गए जिससे ट्रेड बढ़े वर्ल्ड वाइड. तो ये चेंजेस जो थे वो इसलिए लाए गए थे जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड करें विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़. अब हम समझते हैं कि जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंजेस थे इसका क्या इम्पैक्ट, क्या असर आया इकोनॉमी पे. सबसे पहले तो इट इंक्रीजेस कंपटीशन एज फॉरेन कंपनीज एंटर्ड इन इंडिया. अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गई तो अब पूरा वर्ल्ड ट्रेड होने लग गया तो कंपटीशन बढ़ गया इंडिया के लिए भी क्योंकि अब फॉरेन कंपनीज जो हैं वो भी हमारे साथ compete कर रही हैं. इट रिजल्ट इन बायर्स मार्केट ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन. अब क्या है, अब बायर्स मार्केट बन गई. अब सेलर मार्केट नहीं है कि जो सेलर बेचेगा वो कंज्यूमर को ख़रीदना ही पड़ेगा. अब बायर्स मार्केट है. बायर के पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं. इसलिए जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. कंपनी जो है अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट देखी गई है क्योंकि जो नई मार्केट है उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़्यादा कमिटेड हों और वो हार्ड वर्किंग हो. अब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की हुआ है इंडिया के अंदर. अब हम समझते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके क्या फ़ीचर्स हैं.
तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, वो एक मेजर स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, वो एक चेंज था हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जो मेन फोकस है इस पॉलिसी का वो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्री, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये हमारे मेन फोकस है इस पॉलिसी के अंदर। अब क्या रेगुलेटरी चेंजेस देखे गए हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसको हटा दिया गया है, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के जो सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स की हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है अप टू 51% इक्विटी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स को अलाउ किया गया है। ये अनाउंस किया गया कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो फ्री हैं, वो नेगोशिएट कर सकती हैं द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विद देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। उन्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं अब वो पब्लिक कंपनीज़ को दी गई हैं। सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है जैसे पावर सेक्टर, टेलीकॉम, अब ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दी गई हैं। देन डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपी, ये एक मेजर स्टेप था इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। डीवैल्यूएशन जो थी रुपी की वो करी गई थी अबाउट 18% अगेंस्ट द बास्केट ऑफ मेजर करेंसी। रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल है एट द मार्केट रेट ऑन करंट अकाउंट। देन ओपन जनरल लाइसेंस, जो नई पॉलिसी है उसमें बहुत सारे इम्पोर्ट पॉलिसीज़ जो है उनका अनाउंस किया गया फॉर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर ओपन जनरल लाइसेंस। इसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम थी जिसको इंपोर्ट किया जा सकता है बिना किसी इंपोर्ट लाइसेंस के। देन लिबरलाइजेशन, ज़्यादातर कंपनीज़ को लिबरलाइज कर दिया गया, छूट दे दी गई, ज़्यादा फ्रीडम दे दिया गया, टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया। देन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि वो फॉरेन मार्केट में एक्सेस कर सकती हैं। जो अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया ताकि फ्री ट्रेड हो सके। स्टेप्स लिए गए ताकि एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया जाए। जो कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम रेगुलेशन थी कुछ को तो कम्प्लीटली अबॉलिश किया गया जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि वो बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन देख सकते हैं हम, जिसमें कि पब्लिक एंटरप्राइज कन्वर्ट हुई प्राइवेट एंटरप्राइज में। ये किया गया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। जो पब्लिक कंपनीज थी जो लॉस में चल रही थी उनको प्राइवेट कंपनीज को दिया गया ताकि अच्छे से मैनेजमेंट और डेवलपमेंट हो सके। मेन जो ऑब्जेक्ट पर्पस था वो था कि इंक्रीज हो एफिशिएंसी इन कंपनीज़ की। देन प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ मेजर्स जो लिए गए प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में, उसके अंदर उनको प्रोवाइड किया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस, ट्रेनिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही, जैसे लेदर, प्लास्टिक, परफ्यूम, गारमेंट एक्सेट्रा। देन बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स चेंजेस देखे गए, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर। नई गाइडलाइंस इशू करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकम, एसेट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट को लेके। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को रिकॉग्नाइज़ किया गया। फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गया कि वो अब इंडिया में सेटअप हो सकते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स या चेंजेस आए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया था कि इकोनॉमिक सेक्टर को ओपन अप किया जाएगा टू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। मेन इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस था जिससे कि लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल कराए जा सके फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऑफ कस्टमर सर्विस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब IRDA जो है उसको बनाया गया ताकि वो अप्रूव करे लाइसेंसिंग टू न्यू इंश्योरेंस कंपनीज। फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को भी अलाउ किया गया कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया की जहाँ तक बात है तो फॉरेन कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, एक्सपोर्ट ग्रोथ होती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ती है, ग्रोथ होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉरेन कैपिटल से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ पाती हैं हमारी इकोनॉमी में। जब इंडस्ट्रीज़ बनती हैं तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डोमेस्टिक लोगों के लिए।
बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक सॉल्व करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या पर कैपिटा इनकम, जो लोग रह रहे कंट्री में उससे हम मेजर करते हैं। फॉरेन कैपिटल को यूज़ किया जा सकता है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए और नई इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। इससे क्या होता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कंट्री के लिए, जिससे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करी जा सकती है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि जो लोग हैं, मैन पावर है, उनकी क्वालिटी जो कंट्री में अवेलेबल है। फॉरेन कैपिटल से हम लोगों का टैलेंट और स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सकती है। इस तरीके से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो है ह्यूमन रिसोर्स की वो इम्प्रूव होगी। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल हेल्प करता है इंट्रोड्यूस करने में नई टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जा सकता है, बाहर की कंट्री से लाया जा सकता है, जिसको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, हम मतलब बिजनेस फर्म्स यूज़ कर सकते हैं। देन ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन कैपिटल की मदद से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारी कंट्री का वो भी बैलेंस होगा, करेक्ट होगा। देन कॉम्पिटिटिव मार्केट, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी कंट्री में वो बढ़ रही हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बन रही है, जिससे कि बेटर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हो रहे हैं हमारी कंट्री में। और इन सभी चीज़ों से जो लोग रह रहे हैं कंट्री में, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है। एंड ये चीज़ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं आज के टाइम पे, सर्विसेज हैं, हम अपनी होम कंट्री में भी पा सकते हैं। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, फॉरेन कैपिटल जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को भी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशन है, यूजुअली रॉ मटेरियल लोकल कंपनीज से खरीदती हैं, जिससे कि इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अलग से दिखें, स्टैंड आउट कर सकें। ज़्यादातर जो स्किलफुल वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, उसके साथ साथ क्वालिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी इम्प्रूव हो। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड करने में, तो फॉलोइंग लिस्ट है पूरे जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। सबसे पहले है एयर वे बिल, देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, थर्ड बिल ऑफ लेडिंग, फोर्थ कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, फिफ्थ ड्राफ्ट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्स्थ इज इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट, सेवेंथ इज पैकिंग लिस्ट और स्पेसिफिकेशन, एट्थ इज इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले है एयर वे बिल। एक एयरवे बिल एक टिपिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है, जो कि प्रूव करता है कि जो गुड्स हैं वो अराइव हो गए हैं और वो अब रेडी हैं शिप करने के लिए बाय एयर। तो देयर आर मतलब 3 ओरिजिनल और 9 कॉपीज़ होती हैं इस डॉक्यूमेंट की, जो कि साइन करी जाती हैं बाय एक्सपोर्ट एजेंट और जो एयर कैरियर होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट क्या है कि आपके गुड्स अराइव हो गए हैं और अब वो रेडी हैं शिप करने के लिए। तो इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक रिसीट है फॉर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत होती है बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है गुड्स को, तो उनको ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री इंपोर्टिंग द गुड्स टू डिसाइड अपॉन इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये इशू कौन करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ द ओरिजिन कंट्री। एंड इसके अंदर नेम, एड्रेस, एक्सपोर्टर का नंबर, डिस्क्रिप्शन, गुड्स का सील, चैम्बर, ये सब कुछ लिखा होता है। देन बिल ऑफ लेडिंग। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बोला था कि बिल ऑफ लेडिंग एक प्रूफ होता है कि जो कंसाइनमेंट है हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में, जहाँ पे शिपमेंट कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट देती है और साइन किया जाता है बाय द कैरियर ऑफ द वेसल। जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हैंडल करा जाता है बहुत ही केयरफुली और इंश्योर करा जाता है कि ये किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथों में ना जाए। देन कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जब गुड्स
कि गुड्स जो हैं हमें वो शिप करने होते हैं अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का फॉर द कंसाइनमेंट बिगिन फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिपार्चर, ये डिपार्चर से शुरू हो जाता है टिल द प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है इसको बड़ा क्लियरली मेंशन करना होता है इफ़ द फ्राइट चार्जेस हैव बीन पेड, की फ्राइट चार्जेस पे कर लिए हैं फुल्ली या फिर पे करे जाएंगे, सब कुछ मेंशन करना होता है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक यूनिक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर रेस करता है इम्पोर्टर को, और वो मांगता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो पे करना होता है फ्यूचर में, एंड इम्पोर्टर भी एग्री करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये जनरली यूज़ किया जाता है होलसेल ट्रेडिंग में, जहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है जो इन्वॉल्व होता है। तो ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा जो कि चाहिए होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि हमने 8 डॉक्यूमेंट देखे, एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी, पैकिंग लिस्ट, स्पेसिफिकेशन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इससे पहले हमने समझा था पूरा इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंडिया के लिए। उससे पहले हमने समझा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसके क्या फीचर्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 6 दैट वाज इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी।